हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं जयराज पांडे आपका अपने नेट जेआरएफ अड्डा चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत ही वार्म वेलकम करता हूं और ये देखते हैं संप्रेषण के प्रमुख कार्य, मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब आपको क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, इसके मेन उद्देश्य क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं, ये आप समझिए कम्युनिकेशन का कार्य क्या है। आधुनिक समय में समाज में आई सूचना क्रांति के मुख्य घटक जनसंपर्क साधन एवं सोशल मीडिया रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लोग भौतिक और सामाजिक वास्तविकता से परिचित रहने के लिए संप्रेषण साधनों का प्रयोग करते हैं। प्रातः सफल लोग सफल संप्रेषण या संप्रेषक भी होते हैं। इस बात को आप समझिए। ये जो सफल लोग होते हैं वो मैक्सिमम क्या होता है, सफल संप्रेषण सड़क या संप्रेषक, समझ रहे हो, सक्सेसफुल, ये बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं। समझ रहे हो ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बहुत इफेक्टिव इनका कम्युनिकेशन होता है। जो सफल व्यक्ति होते हैं अक्सर जो है, सक्सेसफुल पर्सन जो होते हैं, जब आप उनसे मिलने जाते हैं तो देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बात करने का तरीका कितना अच्छा होता है। ठीक है, तो वो एक बहुत ही अच्छा उनका जो है संप्रेषण जो होता है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही शुद्ध सही होता है। वो आपको समझते हैं, आपके हिसाब से वो अपनी चीज़ों को जो है मैनेज करके बताते हैं, तो उनका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, वही बात यहाँ बताई जा रही। हम संप्रेषण के विभिन्न उद्देश्यों की निम्नलिखित अनुच्छेदों पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है बताओ। सूचना स्वयं को अद्यत रखने और निर्णय लेने के लिए सहायक होती है। ठीक है, ये सूचना स्वयं को अद्यत रखने और निर्णय लेने के लिए सहायक होती है। इंफॉर्मेशन टू कीप वन सेल्फ अपडेटेड एंड फॉर डिसीजन मेकिंग। सूचना के द्वारा हम जो है सेल्फ, कोई भी होता है वो खुद में जो है अपडेट होता है। अब जैसे न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, ये अपडेट रहने के लिए पढ़ते हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। और डिसीजन मेकिंग, अगर आप लोगों को अगर जानकारी नहीं है, कहीं से कम्युनिकेशन आपको नहीं मिल रहा है, कोई भी जानकारी नहीं, तो आप डिसीजन भी नहीं ले, आप कंफ्यूज्ड होंगे हमेशा। क्या होंगे, कंफ्यूज्ड। आप डिसीजन जो है सही नहीं ले पाएंगे। बस यही चीज़ इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें आप लोग जो है डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो यही इसमें जो है बताया जा रहा है कि संप्रेषण के माध्यम से लोग अनिश्चितता को कम करते हैं। अनसर्टेनिटी आपके दिमाग में जो है अनसर्टेनिटी जो होती है उसको कम करते हैं। दूसरा, किसी के प्रति जैसे ये भी अनिश्चितता का मतलब जो है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको करेक्ट नहीं है, तो अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो आप जान जाते हैं हाँ ये चीज़ हो रही कि नहीं हो रही है। सूचना वास्तव में तथ्यों के बारे में प्रदान की गई जानकारी है जो कि किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में सहायक होती है। वर्तमान समाज में सूचना को शक्ति माना जाता है। समझ गए ना आप। सबसे बड़ी वर्तमान समाज में प्रेजेंट टाइम में जो है, प्रेजेंट जो है सिनेरियो जो चल रहा है इस समय, अगर आपके पास जानकारी नहीं है किसी भी चीज़ की, तो आप कहीं भी, आपको कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। इसी को शक्ति कहा जाता है। उस आदमी को देखो, कोई भी आदमी जो है इफेक्टिव जो है कम्युनिकेशन कब करता है, वो बहुत अच्छा वक्ता कब होता है, जब उसको जानकारी होती है, जब वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है, कहीं ना कहीं से जानकारी लेता रहता है, तभी वो जो है अच्छे से अच्छा चीज़ बता पाता है, अच्छे से अच्छे अपडेट रखता है अपने पास, डिसीजन लेता है। ठीक है, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है आपका, एजुकेशनल एंड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या है, एजुकेशन एंड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, शिक्षा और क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, क्लास में जो हम अपने क्लास में इंस्ट्रक्शन देते हैं, टीचर जो है, जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि ये पढ़ कर आना, ऐसे करना, वैसे पढ़ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गया, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन हो गया। शिक्षा, तो शिक्षा और क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, जैसे टीचर जो अपने बच्चों को जो है, स्टूडेंट्स को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बेटा ऐसा करके आना, होमवर्क करके आना, ये सब जो हो गया इंस्ट्रक्शन हो गया। या जो चीज़ वहाँ पर बोलते हैं कि सीधे बैठ जाओ, ऐसा, ये सब चीज़ें हो गए, तो ये क्लासरूम इंस्ट्रक्शन हो गए। ठीक है, और एजुकेशन में क्या हो गया, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये एजुकेशन हो गया। ठीक है,
तो शिक्षा और अधिगम किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। संप्रेषण हमें ज्ञान विशेषता कौशल प्रदान करता है जो कि लोगों को सामाजिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है, तो शिक्षा और अधिगम, एजुकेशन और लर्निंग, एजुकेशन और लर्निंग, समझ रहे हो? एजुकेशन और लर्निंग ऐसी चीज है कि जो कि आजीवन जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो हमेशा नहीं मतलब वो कह दे कि मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो सीख रहा हूँ, अभी भी मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी करते रहेंगे, करते करते जो है बहुत अच्छा होता चला जाता है। ठीक है, वैसे भी हमारी हिंदी भाषा में जो है, हिंदी में एक कहावत कही गई है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान और असरी आवत जात है सिल पर बनत निशान। मतलब कितना भी कठोर जो है पत्थर हो, ये पत्थर कितना भी कठोर हो, अगर इस पे बार बार जो है, इस पे बार बार रस्सी जब चलती जाती है तो इस पर जो है निशान बनता चला जाता है। मतलब एक दिन अगर आप लोग लगातार मेहनत करते रहते हैं तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप, जैसे बहुत लोग जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं हमें तो सफलता ही नहीं मिल रही, तो बिल्कुल आप सही मेहनत करो। ठीक है, सही दिशा में आपको मेहनत करना है। ठीक है, सही दिशा में मेहनत करना है, सही दिशा में, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कुछ है। आपको अपना गोल, एक टारगेट सेट करना है, टारगेट सेट करना है। उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे को देख कर नहीं, खुद को समझ कर जो है अपना काम शुरू कर दो, होता चला जाएगा। और धीरे धीरे एक ना एक दिन आपको जो है ज्ञान का भंडार मिलेगा, ज्ञान का भंडार हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये इंसान जो है हमेशा सीखता रहता है। चलो आगे का बताते हैं। ये तीसरा क्या है आपका? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप, समूहों के सुचारू संचालन, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, प्रभावी संप्रेषण प्रणालियों को बेहतर समन्वय स्थापित होता है जो किसी समूह को प्रभावी संप्रेषण के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अगर आप कोई ग्रुप चला रहे हैं, कोई आप सोसाइटी चला रहे हैं या कोई आप फर्म चला रहे हैं, तो उसको जो है सुचारू संचालन के लिए, ठीक है, स्मूथ फंक्शनिंग, ठीक है, स्मूथ फंक्शन मतलब बिल्कुल फ्री, अच्छे से चलने के लिए उसको आपके कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आपका ग्रुप जो है अच्छा नहीं, आपका कंपनी, आपका फर्म जो है अच्छा नहीं चल पाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्रेरणा और मनोबल। ठीक है, प्रेरणा और मनोबल, मोटिवेशन एंड मोरल। जैसे मैं आप लोगों को कभी कभी मोटिवेट करता हूँ ना, बताता हूँ कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। आपके गार्जियन जो होते हैं आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, आपके टीचर आपको मोटिवेट करते हैं, आपको का मोरल बढ़ाते हैं। तो इसके लिए भी संप्रेषण बहुत जरूरी है। संप्रेषण द्वारा एक संगठन में लोगों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप संगठन में लोगों को बेहतर के लिए प्रदर्शित किया जा सकता है, इससे स्पष्ट होता है कि क्या किया जाना है, कितनी अच्छी तरीके से वे कर रहे हैं, प्रदर्शन में सुधार करने के लिए और क्या हो सकता है। जैसे कोई कंपनी है तो उसमें लोग प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं, उसके लिए जो उनको मोटिवेशन दिया जाता है, मोरल दिया जाता है। जैसे आप स्कूल में हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको अगर आप मोटिवेशन देते हैं, मोरल उनका बढ़ाते हैं, तो वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, बेहतर प्रदर्शन के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। उनको ये भी इससे बताया जाता है क्या किया जाना है, क्या नहीं किया जाना है, और वो क्या अच्छी तरीके से कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है उनको बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन के द्वारा माध्यम से जो है बताई जा सकती है। विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना जो है, विशिष्ट लक्ष्यों को, ठीक है, सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं। जैसे एक मतलब एक स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि चीज़ों को समझना है, उसको आत्मसात करना है। कुछ लोगों का लक्ष्य होता है, मतलब जो भी है, विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना होता है। लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए हुई प्रगति पर प्रतिपुष्टि जो है, फीडबैक लेना, वांछित व्यवहार के सुदृढ़ीकरण की दिशा, इन सब बातों के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रगति रिपोर्ट जो होता है, ठीक है, डेवलपमेंट रिपोर्ट जो मांगी जाती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट जो मांगी जाती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, वांछित व्यवहार के सुदृढ़ीकरण, जो उनको जरूरत होती है, जिस व्यवहार की उनको जो वांछित उनके लिए होता है, उसकी सुदृढ़ीकरण की दिशा, इन सब बातों के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है।
मनोबल को सामान्य तौर पर एक सामूहिक घटना माना जाता है और यह एक मनोवैज्ञानिक पहलू है। सफल टीम का आधार उच्च मनोबल है जो मूलतः प्रभावी संप्रेषण पर निर्भर करता है। उच्च मनोबल की जैसे बात कर रहे हैं, ये उच्च मनोबल तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे बहुत सारे लोगों को काम शुरू करने से पहले उनका मनोबल इतना डाउन होता है कि वो कहते हैं यार मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा। ठीक है, जैसे आप लोग जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जेआरएफ कैसे होगा, कैसे हो पाएगा इतना कठिन काम। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, कभी कभी हमको भी लगता था कि कैसे कैसे हो पाएगा, लेकिन ये है कि अपना मनोबल जो है कभी गिराना नहीं है। अब मैं खुद का अपना बता रहा हूँ, मैं कभी भी अपना मनोबल किसी दूसरे के आधार पर नहीं गिराता। ठीक है, मनोबल ऐसी चीज़ है, क्या है, मनोवैज्ञानिक होता है, आपके का साइकोलॉजी से संबंधित होता है। ठीक है, तो आपका जो है मनोवैज्ञानिक पहलू तो है, लेकिन आपको जो है अपना मनोबल हमेशा उच्च रखना चाहिए और अच्छे लोगों की बात सुननी चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहिए। तो ये मनोबल है, मनोबल के लिए भी जो है ये किया जाता है कम्युनिकेशन। उसके बाद नियंत्रण देख लो, ये सब टॉपिक मतलब क्या क्या पॉइंट्स हैं कि कहाँ कहाँ पे इनका यूज होता है, बस एक बार आप इसको देखते चले जाओ। ये नियंत्रण क्या है, कंट्रोल क्या है। संप्रेषण औपचारिक एवं अनौपचारिक, व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक दोनों स्तरों पर व्यवहार नियंत्रण का कार्य करता है। अपने जो है आपके व्यवहारों को जो है नियंत्रित भी करता है संप्रेषण जो है। ठीक है, उसके बाद जो है सांस्कृतिक संवर्धन जो है, कल्चरल प्रोग्रेशन के लिए। ठीक है, संप्रेषण सामूहिक सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने एवं उनके सृजनात्मक संवर्धन के लिए अवसर प्रदान करता है। संप्रेषण क्या है, सांस्कृतिक मूल्यों, आपके जो है कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, जैसे गांव के आपके समाज में अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर जो भी आपके त्यौहार मनाए जाते हैं, ये सब कल्चरल उसमें आते हैं। जो आपका जो डांस होता है, डांस भी देखो, जो पुराने पहले के जो है जैसे कथक डांस हो गए, ये सब कथक हो गया, नौटंकी हो गया उत्तर प्रदेश का, तो ये सब जो है सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने और उनके सृजनात्मक संवर्धन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, और उसके बाद सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, इसमें क्या है, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, संप्रेषण समाज के एकीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब जैसे आप जैसे जर्मन बोल रहे हैं, जैसे आप इंडिया क्या है, आप हिंदी बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई आए और आपको बंगाली बोले, ठीक है, बंगाली बोले, अगर आपको ये बात जो है बंगाली अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो, हिंदी इसको नहीं समझ में आ रही, तो क्या आप एक दूसरे के पास जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। क्या एक दूसरे से आपका कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपका जो है इंटीग्रेशन जो है, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, ये कब संभव है? जब आप एक दूसरे की भाषा को समझते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, एक आज के समय में हमारे भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है, लेकिन सब हम जब जैसे कहीं बाहर जाते हैं और मिलते हैं तो उस समय कहते हैं कि हम भारतीय। कैसे? हम लोग अपनी भाषा एक दूसरे से समझते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन करते हैं, उसके बाद ही जो है हम लोग इंटीग्रेट होते हैं, यूनाइट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे की भाषा समझ में आती है तभी हम लोग ये करते हैं। उसके बाद ये तो हो गए इतने पॉइंट्स हमारे कि कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ पे आवश्यक है, क्या क्या कम्युनिकेशन के द्वारा कर सकते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब समझ लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप लोग क्या क्या समझ लिए, बताइए क्या क्या समझ लिए? ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप लोग क्या क्या समझ लिए? हमने ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या पढ़ लिया कम्युनिकेशन का, बताइए। कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य जो है हमने पढ़ लिया इसके। तो क्या क्या होता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन में होता है। ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन। और बताइए और क्या होता है? अगर आपको किसी फर्म या संस्था को चलाना है, सोसाइटी को चलाना है, या किसी संस्था को, इंस्टीट्यूशन को चलाना है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन को चलाना है,
नेशनल इंटीग्रेशन के लिए है, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। उसके बाद जो हमारे कल्चरल प्रोग्रेशन के लिए, ठीक है, कल्चरल, कल्चरल प्रोग्रेशन, कल्चरल प्रोग्रेशन के लिए। और बताइए, और इसके अलावा क्या क्या है? तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में हो गया, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए हो गया, सोशल इंटीग्रेशन के लिए हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हो गया, कल्चरल इसके लिए हो गया। बाकी अगर किसी को आप मोटिवेट करते हैं, ठीक है, मोटिवेशन के लिए हो गया, है ना, मोटिवेशन, मोटिवेशन हो गया। उसके अलावा क्या हो गया? उसके मोरल को बढ़ाना हो गया, इंस्ट्रक्शन देना हो गया, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देना हो गया। तो ये सभी जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का नेचर क्या होता है, संप्रेषण की प्रकृति। आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखते रहिए और 3-4 वीडियो में जो है कम्युनिकेशन ख़त्म कर देंगे, इसके बाद इसका MCQs करवाएंगे। तो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण की प्रकृति, ठीक है। संप्रेषण की प्रकृति को निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा समझा जा सकता है। एक ये है गतिशील प्रक्रिया, ठीक है, डायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कम्युनिकेशन एक गतिशील प्रक्रिया है या एक स्टैटिक प्रोसेस है, तो स्टैटिक नहीं, ये डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। संप्रेषण को विचारों का आदान प्रदान माना गया है। संप्रेषण एक स्थिर कार्य नहीं है बल्कि एक प्रगतिशील कार्य है। सूचना का आदान प्रदान सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस। सूचना जो है हम एक दूसरे को जो है कंटिन्यू आदान प्रदान करते रहते हैं, तो इसलिए जो है ये एक गतिशील प्रक्रिया, डायनेमिक प्रोसेस है, आदान प्रदान होता रहता है, कोई रुका हुआ कार्य नहीं है, स्थैतिक कार्य नहीं, ठीक है। तो गतिशील प्रक्रिया है, ये याद रखना आप लोग, गतिशील प्रक्रिया है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, संप्रेषण एक प्रकार से कौशल है। क्या है? संप्रेषण एक प्रकार से कौशल है जिसके मुख्य 4 अवयव होते हैं। कौशल, ठीक है, स्किल। स्किल कैसे? बहुत सारे लोगों को देखो कम्युनिकेशन करना ही नहीं आता, इफेक्टिव कम्युनिकेशन उनको नहीं आता है। वो किसी के सामने खड़ा कर दो तो वो बोल ही नहीं पाते हैं, क्लास में पढ़ा नहीं पाते हैं। क्लास में अगर बच्चों से कभी कभी पूछ लो तो बोलना ही नहीं जानते, बोल ही नहीं पाते, उनको आती हुई भी चीज़ जो है वो बोल ही नहीं पाते। तो ये एक स्किल है, ठीक है, जो कि बच्चों को सिखाना चाहिए और आनी भी चाहिए। तो एक श्रवण को ये है, लिसनिंग स्किल भी है। संप्रेषण क्या है? एक लिसनिंग स्किल है। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। स्पीकिंग स्किल है, ठीक है, वादक कौशल, श्रवण कौशल। उसके बाद लेखन कौशल जो है, राइटिंग स्किल, राइटिंग भी है, ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन में ये काम आता है, ये रिटन कम्युनिकेशन में काम आएगा। रीडिंग स्किल, पढ़ना भी आना चाहिए आपको। अगर आपको पढ़ना ही नहीं आता तो आप शुद्ध लिख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए, बोलने का जो है कौशल होना चाहिए, राइटिंग स्किल होनी चाहिए और रीडिंग स्किल होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं हम, सामान्य रूप से हम लेखन कौशल को और पठन कौशल पर अधिक बल देते हैं, ठीक है। सामान्य रूप से जो है हम लेखन कौशल, लिखने पर, और पठन कौशल, रीडिंग स्किल पर अधिक बल देते हैं, जबकि वादक कौशल और श्रवण कौशल पर कम महत्वपूर्ण नहीं है। श्रवण कौशल में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, ठीक है, श्रवण कौशल। जैसे कुछ लोगों को देखिए वो केवल बोलते ही, ठीक है, वो सुनते नहीं हैं, तो कभी भी वो एक अच्छे जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन उनका कभी नहीं हो सकता है। वो एक अच्छे, अगर रिसीवर नहीं है, अगर अच्छे वो रिसीवर नहीं है तो अच्छे सेंडर भी नहीं हो सकते, ठीक है। अगर वो अच्छे रिसीवर नहीं तो अच्छे सेंडर भी नहीं। अगर अच्छे वो अगर अच्छे श्रोता नहीं, अगर अच्छे वो श्रोता नहीं है तो अच्छे वक्ता भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो लेखन पे तो आदमी ध्यान देता है शुरू से, पठन रीडिंग भी करता है, लेकिन जो है श्रवण कौशल, सुनने की क्षमता जो है उसकी बहुत कम होती है। तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की बात है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है इसमें, और क्या क्या है, सर्वव्यापक, ठीक है, आल परवेसिव, आल परवेसिव जो है सर्वव्यापक। निम्न स्तर पर क्रमिक मध्य स्तर के लिए सूचना या जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। मध्य स्तर के प्रबंधक इस सूचना का रूपांतर या संक्षिप्तीकरण करने के बाद उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, ठीक है।
उच्च स्तर के अधिकारी तब इस पर निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार उच्च स्तर के अधिकारी मध्य स्तर के अधिकारियों को जो है, उच्च स्तर के अधिकारी जो है मध्य अधिकारियों को जो है माध्यम से जो है निर्देश जारी करते हैं। मतलब कि अगर कोई निम्न लेवल का जो अधिकारी है वो अपने से मध्यम लेवल के जो है, ये मध्य लेवल के अधिकारी को सूचना देता है, और मध्य लेवल का अधिकारी जो है ये उच्च स्तर के अधिकारियों को सूचना देता है। तो फिर वहां से जो है डिसीजन लेकर जो है इनको दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। उसके अलावा जो है टू वे स्ट्रीट कम्युनिकेशन, टू वे स्ट्रीट, सरल भाषा, ठीक है, सरल भाषा में प्रभावी संप्रेषण दो तरफा रास्ता भी कहा जा सकता है, ठीक है। संप्रेषण को प्रभावी तभी माना जाता है जब प्रतिपुष्टि फीडबैक भी संप्रेषण प्रक्रिया का अंग हो। कल्पना कीजिए कि एक शिक्षक अपने छात्रों को कोई प्रतिक्रिया प्रतिपुष्टि नहीं मिलती तो शिक्षण प्रक्रिया को निरर्थक या अप्रभावी माना जा सकता है, ठीक है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आप लोग जो है फीडबैक नहीं देते हैं हमें, तो फिर हमको लगता है कि हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो फीडबैक बहुत जरूरी है, टू वे कम्युनिकेशन हमेशा करना है। ऐसा नहीं कि हमने आपको पढ़ा दिया, आप लोगों ने पढ़ लिया, बात खत्म, ऐसा नहीं है। आप लोगों को जो है रिप्लाई भी करना है, आप लोगों को बताना भी है। संप्रेषण प्रक्रिया सदैव एक निश्चित संदर्भ और संबंधित पहलू में घटित होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन कॉन्टेक्स्ट एंड हैज ए रिलेशनशिप एस्पेक्ट। संप्रेषण का अर्थ या संदेश इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं, ठीक है। एक ही संदेश को अधिकृत रूप से, ठीक है, या विनम्रता जो है पोलाइटली से संप्रेषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जब एक पानी के गिलास के लिए पूछा जाए तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए? कृपया मेरे लिए एक गिलास का पानी ले आइए, कृपया मेरे लिए एक पानी का गिलास ले आइए, या मुझे एक पानी का गिलास दीजिए, कृपया मुझे एक पानी का गिलास मिल सकता है क्या, क्या तुम मुझे पानी का एक गिलास दे सकते हो? तो इसमें क्या देख रहे हैं बताओ हम लोग? उपरोक्त सभी कथनों में संप्रेषण के विभिन्न संदर्भ हैं, उनके अनुसार अर्थ परिवर्तन होता है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे आपका संकेत होता है, इस पर भी मतलब निर्भर करता है। आप उसी भाषा को, मतलब उसी शब्द को जो है कई प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सीखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आप उसको विनम्रता से बोल रहे हैं या उस पर जो है आप अपनी अथॉरिटी लगा रहे हैं, अपनी अथॉरिटी से बोल रहे हैं, विनम्रता पूर्वक बोल रहे हैं, तो ये सब आपके संप्रेषण पर डिपेंड करता है कि आप उसी चीज़ को कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है जैसे मुझे, कृपया मुझे एक गिलास जो है पानी का गिलास दीजिए, है ना। कुछ लोग बोलते हैं मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, क्या तुम मुझे पानी का एक गिलास दे सकते? देखो सबका मतलब वही है, लेकिन सबके कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है सबके, किसमें कोई कैसे बोल रहा है, कोई कैसे बोल रहा है, ठीक है। समरूपता और अनुपूरकता, सिमेट्री एंड कॉम्प्लीमेंटरिटी, ठीक है। ये दोनों एक अच्छे संप्रेषण के आदान प्रदान का अभिन्न अंग होते हैं। समरूपता समानता को दर्शाती है। समरूपता का मतलब क्या हो गया? समानता होती है। जैसे ये हमने बना दिया और ये, ठीक है। समरूपता का मतलब ये नहीं होता है कि ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये भी हो, लेकिन समरूपता का मतलब ये है कि अगर इसमें पानी है तो इसमें भी पानी है, इसमें जंगल है तो इसमें भी जंगल है, इसमें अगर आदमी रहते हैं तो इसमें भी आदमी रहते हैं। तो समरूपता का मतलब क्या होता है? समान गुण, ठीक है। समान गुण से मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक सेम होनी चाहिए, ठीक है। समान गुण होने चाहिए, ये है समान, इसका मतलब इसका समरूपता, सिमेट्री का मतलब, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंटरिटी, ठीक है, इसमें क्या होता है? अनुपूरकता, ठीक है। अनुपूरकता विशेषताओं में मतभेद को दर्शाती। अनुपूरकता इसमें क्या होता है? जैसे इसमें कुछ है, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ है और इसमें कुछ नहीं, तो इनके दोनों को विभेद को दर्शाएगी, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि दो छात्र जो गणित में बहुत अच्छे हैं उनके बीच एक अच्छा संप्रेषण होगा, यह समरूपता मानी जाएगी। दूसरी ओर यदि दो छात्रों में से एक छात्र गणित में अच्छा है लेकिन एक अंग्रेजी में कमजोर है, दूसरा छात्र अंग्रेजी में अच्छा है लेकिन गणित में कमजोर है, वे एक दूसरे के बीच अच्छा प्रशासनिक संप्रेषण कर सकते हैं क्योंकि वे एक दूसरे की कमियों की
पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सिमेट्री और ये कॉम्प्लीमेंटरिटी, ठीक है, अनुपूरकता, कॉम्प्लीमेंट्री, अनुपूरक, जैसे आपको इंग्लिश आती है, ठीक है, ये इंग्लिश वाला है, इस बात को समझिए, और ये हिंदी वाला है, ठीक है। अगर ये दोनों कहीं पर गए, मान के चलिए इंडिया में आए, ठीक है, तो इंडिया में ये हिंदी वाला जो है इसको जो है इसका सप्लीमेंट का कार्य करेगा, और अगर ये कहाँ चले गए, फ्रांस में चले गए, तो वहाँ इंग्लिश वाला करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे हिंदी, अगर इनको दोनों को बात करना है, इसको जो है इंग्लिश वाले को हिंदी नहीं आती और हिंदी वाले को इंग्लिश नहीं आती, तो दोनों में कम्युनिकेशन हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन अगर बीच में कोई है जिसको इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों आती है, तो ये इसको भी काम कराएगा, ये इसको भी काम कराएगा, मतलब दोनों का के बीच में जो है एक जो है ब्रिज का काम करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, संप्रेषण सदैव एक संदर्भ में होता है। इसका मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज ए कॉन्टेक्स्ट, मतलब संप्रेषण जो है सदैव एक कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट पर होता है, ऐसे फालतू नहीं हो जाता, कोई ना कोई एक जो है संदर्भ होता है जिस पर कम्युनिकेशन होता है। जैसे बैटसन के अनुसार बिना संदर्भ के शब्दों और कार्यों को कोई अर्थ नहीं होता। संप्रेषण के संदर्भ या संप्रेषण के संदर्भ मुख्यतः 4 आयाम होते हैं। इसमें क्या क्या है, 4 आयाम क्या है, एक भौतिक है, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, 4 आयाम क्या है, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, या स्थान की भौतिक परिस्थितियों जो है फिजिकल कंडीशंस को संदर्भित करता है, उस जगह को दर्शाता है जहाँ पे संप्रेषण होता है, ठीक है। ये उस जगह, जैसे उदाहरणतः जो है जैसे ये दिख रहा है ना, सम्मेलन कक्ष, शिक्षण कक्ष और खुली सभा इत्यादि, ठीक है। तो शिक्षण कक्ष हो गया फिजिकल, फिजिकल में कहाँ पर आप कर रहे हैं, जैसे शिक्षण कक्ष हो गया, शिक्षण कक्ष हो गया, है ना। खुली जगह पे हो गया, खुली जगह, खुली जगह पे कर रहे हैं, बाजार में कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, तो इस पर भी जो है इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो है सामाजिक संदर्भ, जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट भी होता है। सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, सामाजिक संदर्भ मुख्य रूप से निम्न के बारे में होता है, जैसे संदेश का अर्थ क्या लिया जाए, यह प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पारस्परिक संबंध एवं भूमिका पर निर्भर करता है। समाज के मानदंड और संस्कृति इसमें भी निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। बात समझ गए ना, सोशल, जैसे कई जगह किसी चीज़ को आप बोलते हैं अपने समाज में, अपने दोस्तों के साथ उसी चीज़ को बोलते हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं आप, तो वो बुरा नहीं मानता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी चीज़ को अपने समाज में अपने से बड़े के साथ बोल देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो बुरा मान जाते हैं। तो इस पर ये ध्यान देना होता है कि आपके संबंध कैसे हैं, रिलेशन कैसे हैं, आपके रिलेशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट पर भी इसको देखा जाता है। आपके अगर उसके साथ दोस्ताना संबंध है तो आप वैसी बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका वो सीनियर है, आपका टीचर है, तो आप उससे वैसी बातें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए, इसमें उदाहरण क्या है, देखो, उदाहरण के लिए कुछ व्यक्तियों का समूह यदि किसी विवाह समारोह में मिलता है तो उनका संवाद जो है अनौपचारिक होगा। यदि कार्यालय की किसी मीटिंग में मिलता है तो वह जो है औपचारिक होता है, ठीक है। अगर उसी चीज़ को, जैसे आप कहीं विवाह शादी में मिल रहे हैं, कोई चीज़ बात करते हैं, वो अनौपचारिक हो जाता है, वो आप दूसरे तरीके से करते हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट वहाँ दूसरा होता है। लेकिन अगर मीटिंग में मिल रहे हैं तो क्या मीटिंग में भी ऐसी बातें करेंगे, बताइए। जैसे कई बार आप देखते होंगे अपने टीचर से, अपने टीचर से जब क्लास में बात करते हैं, तो उसका टोन जो होता है वो दूसरा होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट भी दूसरा होता है, उस समय अलग तरीके से करता है। लेकिन अगर क्लास के बाहर अगर उससे बात करो, क्लास के बाहर बात करो तो कैसा रहता है, वो अलग तरीके से बात करता है, ठीक है, उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ बदल जाता है। तो ये भी देखना होता है सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक संदर्भ, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, यह औपचारिक या अनौपचारिक मित्रता या अमित्रता आदि पर्यावरण संबंधित विशेषताओं को संदर्भित करता है। अनौपचारिक, मित्रता या अमित्रता आदि पर्यावरण संबंधित विशेषताओं को संदर्भित करता है। यदि किसी दिन अध्यापक की मनोस्थिति, मूड अच्छी नहीं है तो इसका प्रभाव कुछ हद तक शिक्षण पर पड़ना स्वाभाविक है। मान के चलिए अगर टीचर कहीं से लड़कर आया है या घर से अपने लड़कर आया, उसका मूड ही ठीक नहीं है, मूड खराब है उसका, ठीक है,
तो क्या अच्छा पढ़ा पाएगा, कम्युनिकेशन अच्छा कर पाएगा, नहीं कर पा जाएगा। तो ये जो है मनोवैज्ञानिक संदर्भ भी है, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट भी होता है। अगर उसका मूड ठीक है तो अच्छा पढ़ाएगा, और मूड अच्छा नहीं है तो हो सकता है पीट पाट दे आप लोगों को, है ना। कई बार आप लोग पिटाए भी होंगे ऐसे, ठीक है। सामयिक संबंध होता है, जो टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट होता है, यह संप्रेषण में समय तथ्य को संदर्भित करता है। जैसे सुबह में हम मुख्यतः जीवन के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में बात करते हैं, दिन के समय दौरान व्यवसाय संबंधी इत्यादि के बारे में बात करते हैं। सामयिक संदर्भ का मतलब समझ रहे हैं, टाइम। आप किसी से सुबह बिल्कुल मॉर्निंग में मिलिए, ठीक है, बिल्कुल मॉर्निंग में मिलिए और उससे बिजनेस की बातें करने लगी, है ना, ठीक, या डांस पार्टी की बात करने लगी, फिर आपको देखिए वो कैसे सुनाता है। लेकिन सुबह सुबह लोग क्या अक्सर क्या करते हैं बताइए, सुबह सुबह अक्सर जो है शांति की बात करते हैं, शांति की, है ना। और बहुत सारे लोग जो है अपना अपना मतलब उसी बात को अगर दिन में मिलते हैं, देखिए दिन में मिलते हैं 9-10 बजे के बाद, तो अपने व्यवसाय की बातें करते हैं। रात को मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, तो उस समय जो है उनका कॉन्टेक्स्ट भी दूसरा होता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, बहुत कुछ इसमें खास नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ तक जो है पढ़ चुके हैं, है ना, यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। इसके आगे अभी थोड़ा सा आप लोगों को और पढ़ा देता हूँ। सामान्य भाषा, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज क्या है? सामान्य भाषा। इससे संदेश के प्रेषक और प्रापक के बीच बेहतर समझ विकसित करने में सहायता मिलती है। इसके प्रभावी संप्रेषण हेतु मानसिक सामंजस्य, मीटिंग ऑफ माइंड्स भी आवश्यक है। कम से कम ऐसा मंतव्य होना ही चाहिए। इसके अलावा प्रभावी संदेश दोनों के लिए तात्पर्य जो है गिष्ट होना भी आवश्यक है। सामान्य भाषा, इससे संदेश के प्रेषक और प्रापक जो है प्राप्तकर्ता के बीच बेहतर समझ विकसित करने में सहायता मिलती है, ठीक है। इसके प्रभावी संप्रेषण हेतु मानसिक सामंजस्य जो है, मीटिंग ऑफ माइंड्स भी आवश्यक है। संप्रेषण के लिए दोनों का माइंड जो है सही तरीके से काम करना चाहिए, दोनों का माइंड जो है एक होना चाहिए, मतलब कि वो उसकी बात समझे और वो उसकी बात समझे। इसके अलावा प्रभावी संदेश हेतु दोनों के लिए तात्पर्य जो है गिष्ट होना भी आवश्यक है, मतलब दोनों एक दूसरे की बात को जो है समझें, दोनों एक दूसरे के तात्पर्य को समझें, तभी जो है कम्युनिकेशन हो सकता है। संप्रेषण को संकेतों के माध्यम से भी आयोजित किया जा सकता है। ये जैसे हमने बताया ना कि आप अगर हाथ से किसी को बुलाना है, ठीक है, तो आप इशारा करते हो कि नहीं, हाथ से इशारा है, हाथ से इशारा करते हो ना, किसी को बुलाना होता है तो ये भाव प्रदर्शन, या आंख मारते हो ना किसी को, कोई चीज़ होती है तो आप आंख दबा देते हो, फटाक से बता देते हो कि चुप रहो। चुप रहने के लिए कई बार क्या करते हैं, आंख भी दबा देते हो। चुप रहने के लिए क्या करते हो, चुप रहने के लिए आप कई बार आंख दबा देते हो, तो सामने वाला समझ जाता है, आपका दोस्त जो होता है वह समझ जाता है। तो संप्रेषण को संकेतों के माध्यम से भी आयोजित किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि संप्रेषण सदैव मौखिक या लिखित हो, इस बात को समझना। संप्रेषण का मैं बार बार बता रहा हूँ कि मौखिक या लिखित जरूरी नहीं है, शारीरिक संकेतों से भी संप्रेषण किया जा सकता है। इसका वर्णन आगे वाले अनुच्छेदों में किया जाएगा। मतलब हमने बता दिया ना कि जरूरी नहीं कि संप्रेषण लिखित ही हो, इसको बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी बता दिया जाता है। संप्रेषण के विभिन्न प्रकार, कम्युनिकेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स। संप्रेषण औपचारिक जो होता है, ठीक है, औपचारिक जो है फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, मौखिक या गैर मौखिक विभिन्न प्रकार से हो सकता है, जिसका वर्णन आगे के अनुच्छेद में किया जाएगा। औपचारिक क्या हो गया, जैसे आपने किसी को यूं ही ऐसे कुछ बोल दिया, ठीक है, औपचारिक तरीके से। औपचारिक मतलब फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल, जैसे हम लोग जो है क्लास में शिक्षा लेते हैं, क्लास में जो टीचर जो पढ़ाता है, ठीक है, क्लास में टीचर ये पढ़ाता है, ये क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन यूं ही अगर चलते चलते कहीं आपको बस में मिल जाए या कहीं घूमते हुए मिल जाए, ठीक है, घूमते टहलते, अगर घूमते टहलते आपको जैसे किसी पार्क में मिल जा रहा है कोई, है ना, पार्क में अगर कोई मिल जा रहा है, पार्क में टीचर मिल जाए, अगर वहाँ पे अगर कोई चीज़ आप उससे पूछ रहे हैं, कोई चीज़ आप पढ़ा रहा है, तो ये इनफॉर्मल होता है, समझ रहे हैं। तो जैसे आप लोग शिक्षा लेने कॉलेज स्कूल में जाते हैं तो ये फॉर्मल हो गया, अगर बाहर आप लोग पढ़ रहे हैं पूछ रहे हैं तो ये इनफॉर्मल हो गया, ठीक है। मौखिक, कई बार जब ऐसे मौखिक हम लोग किसी को बोल देते हैं कि ये भाई ये वाला काम करके आना,
ठीक है। तो ये हो गया मौखिक। गैर मौखिक, जब उसको रिटर्न में कुछ दे देते हैं, ठीक है, रिटर्न में। तो ये सब आगे आपको समझाया जाएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम, चलिए अब इसको बाद में पढ़ाते हैं आपको, कम्युनिकेशन इस। तो आप लोगों को ये बात समझ में आज आ गई होगी कि हमने इसके उद्देश्य पढ़ लिया, कम्युनिकेशन के उद्देश्य, और जो है इसकी जो है संप्रेषण, संप्रेषण क्या है ये पढ़ लिया, ठीक है। इसकी परिभाषा देख लिया, परिभाषा इसकी देख लिया। आपको क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब, सब कुछ जो है आप लोग करते रहिए। और नेक्स्ट क्लास में, आगे 2-3 क्लास में इसको हम कम्युनिकेशन को पढ़ा देंगे। इसके बाद आप लोगों का जो है MCQs, ठीक है, MCQs। अभी आप लोग इतना पढ़ लीजिए, ठीक है, इतना पढ़ लीजिए आप लोग। उसके अलावा आप लोग जो है KVS मदान की बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। इसी को मैं आपको रिफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, इसी को रिफ़र कर रहा हूँ। आप लोगों को अभी ऐसे समझा दे रहा हूँ, समझा के फिर MCQs कराऊँगा, MCQs, तो आपके सभी डाउट जो है डाउट क्लियर हो जाएगा, डाउट क्लियर उसी में करूँगा मैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर शुरू करेंगे। हाँ, अभी तक की क्लास जो भी हुई है आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।